नमस्कार, मेरी कहानी की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं कई लोगों के लिए, कोटा क्षेत्र से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी जीवनी एक प्रकार से किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो बिना किसी विलंब के हम उनके साथ अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं बढ़िया आप? साहब, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनसे आप सभी के लिए एक संक्षिप्त परिचय लेना चाहूँगा। तो नरेंद्र जी, कृपा करके थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय अगर आप दे सकें, अपने नाम के सहित, और अभी आप क्या कार्य करते हैं उस बारे में आप बताइए। तो अगर बहुत संक्षिप्त में 2-3 लाइनों में अगर बताना हो तो किस प्रकार आप बताएंगे, थोड़ा सा बताइए ना। मेरा नाम नरेंद्र मीणा है। मेरे पिताजी का नाम घनश्याम मीणा है। मैं 12 जिले में एक छोटे से गांव से हूँ, बहुत निर्धन परिवार से। मेरे दादाजी मतलब भाड़ी लगा करते थे, बंधुआ मजदूरी थे। वहाँ से मैं निकल कर शहर में आया कोटा, और मैंने काम धंधे चालू किए। यहाँ पे मजदूरियाँ भी की, फर्स्ट में बहुत दुख उठाए, और आज मैं मेरी एक कंपनी है उसको चला रहा हूँ। उसके थ्रू मेरा जीविका चल रही है, और भी लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। कंपनी का नाम बताइए। मेरी तृप्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तृप्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो आपका वर्तमान है, आपका एक भूतकाल भी रहा है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जन्म, आप बता रहे हैं कि बहुत ही एक निम्न परिवार में, निम्न श्रेणी में हुआ था। बहुत संघर्ष थे घर के। संक्षिप्त में संघर्ष बता सकते हैं, किस प्रकार थे वो? हाँ बिल्कुल साहब, बहुत गरीबी थी, खाने के बिल लाले थे। रोज कमाना रोज खाना, वो वाली स्थिति थी। और हमारे दादाजी मतलब किसी के आड़ी लगा करते थे। फिर हम पढ़े लिखे तो स्थिति ये थी कि हमारे कोचिंग के पैसे भी मेरी मम्मी जो थोड़े बहुत गहने रहते हैं उनको गिरवे रख कर हमारे वो मेरे पापा जी जमा कराते थे। मतलब जी, तो पढ़ाई बहुत मुश्किल से हो पाई? पूरी पढ़ाई कहाँ हो पाई, शुरुआती करी पढ़ाई में, उसके बाद फिर कोटा के काम धंधे में लग गए। फिर यहाँ ओपन से पढ़ाई करी, पैसे के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने आपकी पुस्तक भी पढ़ी है और मैं लोगों को बताना चाहूँगा, इनकी ये पुस्तक है जिसका नाम प्रेरणा है, और इन्होंने इसे लॉन्च किया था इस उद्देश्य से कि इसे पढ़कर जो हमारे युवा लोग हैं, जैसे कि छात्र छात्राएं हैं, वो प्रेरणा पा सकें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी। गरीब बच्चों को मतलब इससे प्रेरणा मिली। तो आपने बताया कि शिक्षा बहुत मुश्किल से हुई। क्या आपको किसी बात का ऐसा लगता है कि काश शिक्षा ले पाता, दुख है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा ज़रूरी नहीं है? देखो, अब मैं सक्सेस हो गया तो अब यूँ लगता है कि चलो कोई नहीं, मैं सक्सेस हो गया, पढ़ के भी क्या कर लेता, छोटी मोटी कोई नौकरी मिलती है, लेकिन उससे मैं 50 नौकरियां परिवार को पाल रहा हूँ उल्टा। जी। मैं खुद अगर नौकरी लगता तो खुद के परिवार को पालता, लेकिन आज अगर मैं काम धंधे कर रहा हूँ या कोई बहुत बड़ी कंपनी, या मेरे पास कोई लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, और इस देश को वैसे भी रोजगार देने वालों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर मान लो मेरी वजह से अगर 50 परिवार भी चलते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत मेरे को खुशी महसूस है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मान लो मैं कोई मंच पे जाता हूँ, या कोई कहीं भी मेरे को बहुत सारी जगह पे मान सम्मान दिया जाता है, बुलाया जाता है, तो मैं मतलब वहाँ बोल नहीं पाता। पढ़ाई का अभाव के कारण इतनी जानकारी नहीं जो एक मंच पे बोलना चाहिए, वो नहीं बोल पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ाई तो कहीं ना कहीं देखो जरूरी है। आज हम महसूस करते हैं कि भाई मेरी पढ़ाई कम रही, तो बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे, बढ़िया चाहता हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई करके सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कम से कम 10 जगह काम किया है, अगर मैं गिनती मेरी अगर ठीक है तो 10 जगह आपने कार्य किया है। हर जगह आपको काफ़ी संघर्ष झेलने पड़े। तो एक तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, 5 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होंगे जो आपको क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी सोच बता रहा हूं, कि सोना जो होता है वो तभी सोना बनता है जब वो तपता है। तो आप इतना संघर्ष किया, आप सोना तभी बन पाए। तो क्या ऐसे 5 बिंदु होंगे जो आपको बुरे वक्त ने सिखाए एक प्रकार से? देखो जी, एक तो क्या है कि ईमानदारी पूरी रखना चाहिए इंसान को। कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, ईमान नहीं खोना चाहिए। जैसे कि मैं भूखा रह के भी टाइम पास किया, लेकिन चोरी नहीं की। एक मेहनत इतनी करना चाहिए कि ईश्वर को भी शर्म आ जाए।
1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार 500 बार। तो अगर मान लो कि कोई, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि यार मेरा तो भाग्य ऐसा था, मेरा किस्मत ऐसा था, तो किस्मत इसमें तो कुछ होता नहीं है, किस्मत तो आदमी खुद लिखता है। तो लिखने वाला ने जैसे मेरे किस्मत में लिख रखा होगा कि भाई दुख दुख दुख, तो मैं 50 बार 500 बार भी कोशिश करूंगा, तो वो मेरा ऐसा मानना है कि वो ईश्वर भी कोई भी शर्म आ जाएगी कि ये नहीं मानने वाला भाई, इसको सुख सुख में बदल देते। ये तो मेहनत हो गया। हाँ, और उसके अलावा आपने बहुत सारे अच्छे मुद्दे बताए और बिंदु जो हम एक तरीके से जिन पे हमारी बात हो रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नशे से दूर रहें, ऐसी आदतों से दूर रहें। क्या लगता है कि ये आदतें जो हैं ये देखा देखी में जो शुरू कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी अपन जैसे बड़े लगें और अपन भी दमदार लगें ऐसे करने के लिए इनको कि भाई, और आजकल तो विज्ञापन भी ऐसे ही आ रहे हैं, विज्ञापन ये खाओगे तो लगोगे ही नहीं, अगर तुम ये नहीं खाते तो तुम बड़े आदमी हो ही नहीं। युवाओं पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि ये नशे वगैरह हैं, क्या ये बिल्कुल काम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, और इन्हें कैसे आप बिल्कुल देखते हैं? साहब, धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए, गुटखा जर्दा कभी नहीं, नशे का कोई भी चीज़ वो गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैसे को अच्छी जगह पे लगाना चाहिए। और मैं तो यूँ कहूँगा कि विज्ञापन भी जो पैसे के लिए विज्ञापन दे रहे हैं गलत, तो ये भी बहुत ही गलत बात है। मतलब बिल्कुल गलत बात है ये। जो नशे की हम देखते हैं कि आजकल आप कितने युवाओं को जब भी मिलते हैं, क्योंकि आपके सर्कल में भी मिलते होंगे, आपने तो मैंने देखा पान की दुकान भी लगाई थी जी, और उस कारण आपको भी गलत आदतों का सामना करना पड़ा था। पर उनकी चर्चा हम थोड़ी सी आगे करेंगे। आपने इतने समय तक कहाँ कहाँ काम किया? एक तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया, होटल में काम किया जहाँ पे आपकी बरनी गिर गई थी और आपको बहुत नुकसान हुआ, फिर आपने ठेले भी लगाए। ठेले भी लगाए, पीपे भरने भी जाते थे, ट्रकों में पीपे लोड होते तेल के, मिल में जाते थे, छावनी। पूरा मजदूरी का काम है। हाँ, पत्थर उठाने भी गए कोटा स्टोन के, और दिवाली के टाइम में मिठाई के डिब्बे पैक करने वहाँ भी जाते थे। थोड़ा फ्रूट का ठेला भी लगाया, पान की दुकान पे भी नौकरी करी, अंबिका पान पैलेस पे भी की, गौतम पान पैलेस पे भी की। फिर बाद में लगाई थी मैंने दुकान, उसके पहले नौकरी की थी। एक जगह 600 रुपये महीने में किए थे, एक जगह 800 रुपये महीने में किए थे। एक DTO साहब थे माधो सिंह जी बीकानेर के, उनके पास भी खाना बनाने का काम किया था। वो यहाँ रहते थे, तो उनके कमरे पे झाड़ू पोछा लगाना, उनका खाना बनाना, वो भी काम किया था। नियमित काम किया, चाहे 2 पैसे भी मिले, लेकिन नियमित किया, बेटा नहीं रहा। जब एक व्यक्ति गरीब होता है और एक व्यक्ति अमीर हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता लोगों के जो बर्ताव है, व्यवहार है, उसमें आपके प्रति बहुत फर्क आता है? एक गरीब व्यक्ति से तिरस्कार की भावना से बात करते हैं और एक अमीर से तो झुके बिना बात ही नहीं, जैसे कि इसने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने पूछी है साहब, गरीबी और अमीरी का बहुत फर्क पड़ता है। मेरा नाम नरेंद्र मीणा था, अभी भी मैं नरेंद्र मीणा हूँ। मेरे 12 महीने में शादी ब्याह बर्थडे पार्टी वगैरह ये सारे मिला के 5 से 6 कार्ड आते थे उस टाइम, 5 से 6 12 महीने में। आज मेरे 1300 कार्ड आए इस साल। पहले भी नरेंद्र मीणा था, अभी भी नरेंद्र मीणा हूँ, अभी सुरेंद्र मीणा थोड़ी हूँ। तो ऐसे एक दिन चर्चा चल रही थी मेरे स्टाफ के साथ, तो एक मेरे सीनियर है, उन्होंने कहा कि भैया ये आपको कार्ड नहीं, ये आपके तरक्कियों को कार्ड है। अगर आपको कार्ड होते तो उस ज़माने में भी 1300 आते या 1100 आते, उस टाइम 5-6 कार्ड क्यों आते? तो और जैसे पहले जिस हिसाब से बोले जाते थे, एक तरह से दूध कार के, या कोई मिलने वाला भी रास्ता चेंज कर लेता था, यार इधर से वो आ रहा है, ऐसा नहीं हो गरीब आदमी अपने से पैसा मांग ले। और आज जो पब्लिक, मतलब जो दूर के रिश्तेदार है, वो भी कहते हैं कि भाई नरेंद्र जी तो हमारे रिश्तेदार ही, बल्कि दूर दूर तक भी बहुत सारे तो नहीं है, फिर भी वो तो कहीं ना कहीं देखो पैसे का तो बहुत, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ तो है। क्या ये दुख की बात नहीं है कि सफलता को हमारे समाज में सिर्फ आर्थिक स्थिति में तोला जा रहा है, जबकि कई सफल लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से भले ही उतने उच्च स्तर पर ना पहुंचे हों, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान उन्होंने दिया है, लेकिन उनकी कहीं चर्चा नहीं होती या लोग उन्हें उतना नहीं जानते। जैसे कि कोई बड़ा उद्योगपति अगर चला जाए तो अगर उसके पास धन बहुत है तो उस पर बहुत मातम होगा, लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक जिसने काफ़ी
अनुसंधान किए और हमारे जीवन को, आपके और मेरे जीवन को विज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है, उसको सुलभ बनाया हो, या किसी ने दवाई बनाई हो, कई जाने बचाई हो, उसके जाने पे कोई शोक नहीं करता। आज के समय में क्या ये समाज की एक प्रकार से दुर्गति है? दुर्गति है सर, ये विडम्बनाएं बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी दुर्गति है, बहुत बड़ी दुर्गति है। जो लायक हो उसको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। आज डॉक्टर से, अभी कोरोना काल में डॉक्टरों रात दिन मतलब पब्लिक की सेवा की है, हजारों लाखों जानें बचाई है। हमारी चर्चा बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत अनेक मुद्दे ऐसे आपने बताए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और लोगों के लिए भी बहुत मूल्यवान होंगे जब वो इसे देखेंगे, इस चर्चा को, मुझे आशा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे याद आता है, आपने एक बात कही थी कि जब बहुत ज़्यादा आप निराश हो जाएं, बुरे समय से गुजर रहे हो, तो कृपा करके आप नशे से और पैसे को व्यर्थ बहाने से रुकें, वो ना करें आप। तो आपको क्या लगता है कि जब युवाओं में हम देखते हैं ऐसे विज्ञापन बांटे जा रहे हैं जहां आप ये नहीं खाओगे तो सफलता नहीं है आपकी, आप ये नहीं पियोगे तो अवार्ड लेके कोई जा रहा है, कोई कह रहा है कि ये पीना चाहिए, मेरी सफलता का राज है, ऐसा कुछ बताते हैं। लुभावने विज्ञापन, लुभावनी दुकानें नशे के कारोबार की हैं आज के समय में। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा ऐसी चीज़ें ना करें तो वो बचे कैसे, और ये तो इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए, इस चीज़ पे कैसे, क्योंकि वो तो पूरी इंडस्ट्री चल रही है इस पे, और युवाओं पे तो प्रभाव पड़ना निश्चित है, क्योंकि वो तो अभी बड़े हो रहे हैं, परिपक्व उतने नहीं हुए जितने आप हैं एक प्रकार से। उस पे जितने भी साहब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन देते हैं, हीरो हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, क्रिकेटर हो गए, इन पे बैन लगना चाहिए। बैन? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, लाखों रुपए इनको चंदा दिया जाता है, मोटा डोनेशन दिया जाता है, और उसके बदले ये क्या है, गलत प्रचार करते हैं। और उसकी गिरफ्त में, जैसे मान लो आज मेरा कोई हीरो है कि भाई मेरा एक तरह से मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं फैन हूँ उनका, अब वो करेगा भाई कि यूमल दाने दाने में केसर का दम रे से कुछ मतलब, तो वो फ़र्क पड़ता है युवाओं पे, छोटी उम्र के बच्चों पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो सब जितने भी सेलिब्रिटी हैं इनको एक तरह से गलत विज्ञापन नहीं देना चाहिए, या इन पे एक पाबंदी लगे, एक दायरे में रखे, मतलब ये करे तो ये इसमें सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और एक बहुत सख्त बात भी आपने की, बैन डायरेक्ट, बिना कुछ सुने उनको एक प्रकार से बैन ही लगा देना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि कठोर कदम से ही अब स्थिति बदलेगी। राइट बात है सर, बिना कठोर कदम के नहीं हो पाएगा, सख्त जरूरी। ये देखा कि आपने राजनीति भी की है और आपने समाज सेवा भी की है, तो आजकल जो राजनीति है वो समाज सेवा से दूर होती जा रही है, कई बार हम देखते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है कि राजनीति और समाज सेवा को एक लाया जा सके, क्योंकि होना तो यही चाहिए, एक आदर्श संसार में या आदर्श समाज में जो सामाजिक कार्य है और जो हमारी राजनीति है वो एक प्रकार होनी चाहिए, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं देता। तो इस पे आपकी क्या? राजनीति बहुत महंगा शौक हो गया साहब, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट लाते हैं, फिर बड़े बड़े प्रचार करके बहुत लाखों करोड़ों रुपए, ये बात है, फिर भ्रष्टाचार करते ही है, बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होता है। तो वो उनका जैसे 5 साल के लिए अपने देश में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो वो 5 साल तो धन कमाने में वो खर्च कर देते हैं। अब सेवा कैसे करेगा आदमी? अच्छा, तो और एक वंशवाद चल रहा है, सेठ का बेटा सेठ, मंत्री का बेटा मंत्री, या आगे वो सिस्टम चल रहा है, तो उनको तो एक आदत पड़ी हुई है। तो इनको बंद करके एक गरीब किसान के बेटे को मतलब बढ़ावा दिया जाए, कोई सैनिक को, आप जैसे फौजी है तो उसको नेता बनाया जाए, या कोई पढ़ा लिखा विद्वान को नेता बनाया जाए, या फिर इनमें जैसे एक इंटरव्यू होता है कि भाई IAS बनने के लिए आपको ये परीक्षा पास करनी होगी, वैसे परीक्षा के तहत नेता बने तो देश का भविष्य सुधर जाए। तो एक सेवा भी होगी उसमें, जैसे आज सैनिक में जज्बा होता है सेवा का, तो उसमें एक तरह से वो जज्बा भी रहेगा। अब जैसे मान लो कोई 8 रुपये आदमी जाकर मंत्री बन जाता है, उनका PA IAS लगता है, अब वो क्या सेवा करेगा? वो तो भ्रष्टाचार करेगा, गलत काम करेगा। आपने जितनी भी नेतागिरी करी उसमें क्या आपने ये पाया कि एक सभ्य व्यक्ति, बड़ा कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं,
एक सभ्य व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, और अगर बन भी जाता है तो वो वहाँ आगे नहीं बढ़ सकता, इस क्षेत्र में फल फूल नहीं सकता। क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि गुंडागर्दी, उठाईगिरी कहें, अपनी आम भाषा में हड़ौती की, ये सब बहुत आवश्यक हो गई है। हम पोस्टर्स भी देखते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई समाज सेवक के पोस्टर है, बिल्कुल लगता है किसी गुंडे के पोस्टर लगे हुए हैं। कई बार ऐसे ऐसे लोगों के जो क्षेत्रीय नेता अपने आप को बताते हैं और समाज सेवी भी बताते हैं। बहुत दिखावा है, बहुत ज्यादा दिखावा है। आपको नहीं लगता कि कोई सभ्य व्यक्ति आगे बढ़ सकता है? क्या लगता है आपको? ये पहले इस पे टिप्पणी कीजिए कि इस जो एक राजनीतिक समाज बना रखा है दिखावे का, गुंडागर्दी का, इस पे आपकी टिप्पणी, फिर उसके बाद बताइए क्या एक सभ्य व्यक्ति बन सकता है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। सभ्य व्यक्ति बिल्कुल साहब बन सकता है, लेकिन उनको क्या है कि जैसे ऊपर जाते हैं ना, उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि उनकी गिनती कम होती है। गद्दारों की राजनीति में क्या है, गद्दार ज़्यादा होते हैं, करप्ट ज़्यादा होते हैं, और बाहुबली होते हैं, सारे उनके अवैध काम चलते हैं। किसी का अवैध कदम चल रहा है तो किसी का अवैध क्रेशर चल रहा है, तो किसी के अवैध ठेकेदारियाँ चल रही है, किसी के बजरी बू वहाँ पे आए, मतलब ऐसे काम ज़्यादा चलते हैं। तो उसमें वो सब ज़्यादातर बाहुबलियों को, जो अच्छे आदमी जाते हैं बेचारा, उनको कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अच्छे भी जा सकते, कोई ये नहीं, अच्छे जाएंगे तभी पार पड़ेगी। ये तो एक प्रजातंत्र है। युवाओं को, देश के किसानों को, देश के जवानों को, आम पब्लिक को समझना चाहिए कि अच्छे से अच्छे आदमियों की संख्या ज़्यादा बढ़े वहाँ, क्योंकि अपना देश एक प्रजातंत्र है। वहाँ पे अगर चुन के नहीं भेजोगे तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो सब भी आदमी घर पे बैठा बैठा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तक आप सिस्टम वहाँ से चलता है सारा। तो वहाँ तो अगर संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो आम पब्लिक को सोचना चाहिए। तो वो आराम से जा सकता है, पब्लिक चाहे तो क्या नहीं कर सकते, प्रजातंत्र है यहाँ तो। लेकिन आज जैसे मान लो को 5 सभ्य लोग जा रहे हैं, 5 की जगह आप 50 को भेजो, 50 की जगह 200 को भेजो, तो स्वतः ही सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये सारी जो भी है वो सारा जनता के हाथ में। लेकिन अब जनता क्या है कि किस लुभावने वादों में आ जाती है, और जब चुनाव आते हैं तो बग जाते हैं लोग, सीधे साधे बोले वाली जनता होती है। पुनः आपके जीवन पे आते हैं। आपने सफलता काफी संघर्ष करने के बाद देखी। कितने साल संघर्ष रहा आपका? साहब मेरा सन 1997 से लेके और 2008 तक तो बराबर संघर्ष ही रहा। यानी 11 साल करीब, मान लीजिए 10-11 साल रहा। कहाँ से संघर्ष शुरू हुआ था? तब आपके पास क्या था? और आज की स्थिति में अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहें आपके पास क्या है, तो एक हमें उसी से ही एक पंक्ति में ही पता चल जाएगा। उस टाइम तो एक जोड़ी कपड़े थे साहब, रहने की छत भी नहीं थी। एक जोड़ी कपड़े से शुरुआत की थी। आज अच्छा खासा ठीक ठाक जीवन जी रहे, ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं। और 100-200 परिवारों को रोजगार भी दे रखा है। हमारे को मिलती तो उनको भी मिलती है, वैसे इतना ही ज़्यादा धन तो अपने पास नहीं। जो आपकी कंपनी है उसका आकलन कितना है आजकल मूल्य के हिसाब से? अगर देखा जाए कितना आकलन है कि भाई यहाँ तक पहुँच चुकी है? जैसे हर कंपनी का एक आकलन हो जाता है कि इतने का व्यापार वो कर रही है सालाना एक प्रकार से, तो आज का व्यापार उस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा साहब। जो भी ठीक है चल रहा है, जो भी, लेकिन दाल रोटी चल रही है। जो दाल रोटी नहीं, बिल्कुल। थोड़ा तो बताइए कि आप 200 परिवारों को कार्य दे रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक कार्य पे चलिए। मिल के काम करते हैं ना साहब। मैं नहीं चाहता कि मैं ही खाऊं, मिल के काम करते हैं। कहीं भी कोई, जैसे मान लो कि मेरे को 2 रुपये का काम मिला तो मैं चाहता हूँ कि 1 रुपये का इसको मिले। मिल के काम कर लेते, ग्रुपिंग कर लेते, आप भी कर लो, आप भी कर लो, सारे मिल के भाई कर लेंगे तो सब एक घर नहीं चल के 50 घर चलेंगे। क्या लगता है? हमारे पास कोई बहुत बड़ा कोई धन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी टीम हो रखे और बड़ा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि एक समय जो आपका साथ किसी ने नहीं दिया था, एक समय ऐसा था बहुत लंबे समय तक आपको साथ की कमी रही, और जिन्होंने आपका साथ दिया आप उनके सदैव ऋणी रहे, आप उनके आभारी रहे एक प्रकार से, तो उसने आपको साथ का महत्व सिखाया? बिल्कुल साहब। बुरे वक्त में 5 रुपये का साथ भी बहुत बड़ा होता है। अच्छे वक्त में 5 लाख का साथ भी कम है। 5 लाख का साथ अच्छे वक्त में देने से बढ़िया, बुरे वक्त में अगर किसी ने 5 रुपये का साथ दिया तो उसको मैं महत्वपूर्ण मानूंगा, क्योंकि उस टाइम दे कौन रहा था 5 रुपये आपको? अभी तो 5 लाख रुपये 50 जने दे देंगे आप। उस टाइम 5 रुपये कौन दे रहा था आपको? तो उस टाइम दिया हुआ साथ में उसको महत्वपूर्ण मानूंगा। और ऐसे आदमी को जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए जिसने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप सदैव परिवार के बारे में सोचते थे उस समय भी,
क्या ये बात सच है कि आप जितना भी अर्जित करते थे उसे कहीं कुछ लेते नहीं थे, कुछ खरीदते नहीं थे, किसी कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं लगाते थे व्यर्थ की, और पैसा घर पे भेजने में ज़्यादा आपकी रुचि रहती थी? बिल्कुल सत्य है साहब। मैंने हमेशा जो भी कमाया हमेशा घर पे जाके दिया। मैंने मेरे बुरे वक्त में कभी कोई शौक नहीं किया। पानी दुकान भी लगाई, कभी ज़िंदगी में गुटखा नहीं खाया, सिगरेट नहीं पी, और हमेशा घर पे जाके पैसा दिया ताकि माता पिता को खुशी हो। बहुत अभावों में ज़िंदगी काटी है उन्होंने, तो हमारा भी सपना है कि हमारे माता पिता खुश रहे। अगर उनकी खुशी मेरा जीवन का उद्देश्य है। मैं करोड़पति बन भी जाऊं, करोड़पति बन के भी मेरे माता पिता अगर मान लो दुखी है तो कहीं का करोड़पति। आज मैं तो मान लो कि करोड़पति बन के घूम और मेरे भाई कहीं किसी का मजदूरी करे तो कहीं का मैं। तो सबसे पहला देखो परिवार होता है, परिवार में सबको मानना चाहिए, चाहे भाई हो, बंधु हो, चाचा हो, बाबा हो, सब कुछ ही होना चाहिए। उसके बाद में यार दोस्त को भी कहीं मान लो कोई को रोजगार नहीं है या कोई गरीब आदमी है तो उसका साथ देना चाहिए। मेरा ऐसा ध्येय है और ऐसा मैं मानता हूँ। माता पिता को बहुत दुखों में देखा? बहुत दुखों में साहब, बहुत दुखों में। पूरी ज़िंदगी भरी रात दिन काम किया, खेतों में मजदूरियाँ की या खेतियाँ करी, बहुत अभावों में। माँ ने क्या क्या दुख देखे थे? खूब सब जिंदगी भर दुखी दुख देखे, अब जाके सुख आए। कुछ एक दुख का वर्णन अगर आप कर सकें तो अंदाज़ा हो आज, जैसे आज भी आपको कहीं ना कहीं एक भावनात्मक कर देता है कहीं कोई दुख ऐसा कि वो दिन देखता था मैं रो जाता था एक प्रकार से। कोई ऐसा आपको समय याद हो माँ बाप के दुखों का जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि आप सारे पैसे भेज देते थे? देखो जैसे मान लो कि थोड़ी बहुत फसल निकलती थी, 10-5 हज़ार रुपये की बहुत कम ज़मीन थी हमारे, मात्र मान लो 5-7 बीघा ज़मीन थी, तो उसमें पेट भी बढ़ना मुश्किल होता था। तो जैसे वो बेचने जाते थे 10-5 हज़ार रुपये आते थे, तो उनके जो फटी बनियान थे तो वो खुद के लिए बनियान नहीं लाते कह रहा हमारे लिए, मतलब कोशिश करते कि भाई हमारे लिए कुछ चप्पल या कोई कपड़े लाए, मतलब ऐसा। तो वो चीज़ें आज भी दुख होता है, आंसू आ जाते हैं। मतलब बहुत गरीबी थी जी, मतलब, और गरीब आदमी को कोई उधार भी नहीं देता, कोई 1000 रुपये भी उधार नहीं देता गरीब आदमी, बहुत समस्या है। तो कहीं ना कहीं हम भले ही फटे कपड़े पहन के रह लें, आपके माता पिता ये सोचते थे, लेकिन उन्होंने आपके लिए सदैव अच्छा करने की कोशिश, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करी साहब। क्या यही माँ बाप होते हैं कि अपने को भले ही कुछ मिले ना मिले बच्चे के लिए हमेशा, चाहे जिस भी स्तर के हो? इस दुनिया के हर माँ बाप बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे नकारा बच्चे आजकल है ना, तो वो जैसे सक्षम होते हैं, जैसे शादी वादी हो जाए, वो कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाते, तो माँ बाप को भूल जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। माता पिता से बड़ा कुछ भी नहीं है संसार में। दुनिया में आप ये मानते हैं कि चाहे जितने बड़े बन जाओ लेकिन परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। परिवार के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताएं। परिवार से बड़ा साहब कुछ भी नहीं। अगर संयुक्त परिवार हो तो मज़ा ही कुछ और है। मतलब अकेले में तो सोना सोना सा लगता है। कितना भी आप धनवान हो किसको बताओगे? आपका जैसे कितना ही आप रईस हो, कितने भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो, तो किसके साथ आप खुशी बांटोगे? दिखाना उन्हीं को तो है जिन्होंने आपके मतलब बुरा वक्त देखा है या बुरा वक्त में आपके साथ रहे। आज उनको खुशी हो, देखो हमारा बेटा या हमारा फलाना रिश्तेदार या कोई हमारा परिवार का वो इतना बढ़िया कर रहा है, वो भी चर्चा करेंगे, गाँव में चर्चा होती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आज माता पिता जब आपको सफल देखते हैं, उस समय से आपने भी उनको देखा, उनके यहाँ भी संपन्नता आई होगी इतने समय के संघर्ष। बहुत बढ़िया जोरदार सब राम जी राजी, अब सब कुछ से बढ़िया, बहुत बढ़िया सारा सिस्टम एक नंबर का है। देखते हैं उनके चेहरों पे खुशी देखते हैं, कैसा लगता है? बहुत मेरे को अपने आप में बहुत खुशी होती है साहब। मेरी मान लो कि उनके खुशी में मेरी खुशी है एक तरह से। वो खुश रहते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ मैं कि यार मैंने कुछ किया है। मैं कुछ करके बैठ जाता है, वो मतलब दुखी रहते तो वो कोई मतलब नहीं था उस जीवन का। सबसे बड़ी अचीवमेंट आप यही मानते हैं जी? अपने जीवन की उपलब्धि सबसे बड़ी कि माँ बाप को खुश रखा, परिवार को खुश रखा, सबसे बड़ी है। आज भी मैं मेरे शौक में कटौती कर देता हूँ या मेरे कोई ऐसे आराम में कटौती कर लेता हूँ, लेकिन माँ बाप या परिवार में से कोई भी किसी को भी कोई जरूरत हो तो उनको मैं कभी मना नहीं करता, चाहे मेरे पास हो या नहीं हो, लेकिन उनकी आवश्यकता जरूर पूर्ति करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि आजकल लोग, जो हमारी दुनिया है उसमें जैसे ऐश्वर्य हो गया, ये चीज़ें हो गई, उनमें सुख ढूंढ रहे हैं, मगर सुख आपने अपने परिवार में ढूंढा, उनकी खुशी में ढूंढा। क्या यही सच्चा सुख है? बिल्कुल यही सच्चा सुख साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कुछ संक्षिप्त में जो सामाजिक कार्य आप करते हैं उस बारे में भी थोड़ी सी बहुत संक्षिप्त में चर्चा करते हैं।
और वो ये है कि आप रक्तदान के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर रहते हैं, और उस बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए। रक्तदान में कैसे जाना हुआ और रक्तदान है क्या, उसको समझाएं, उसका महत्व समझाएं थोड़ा। अब रक्तदान करने से खुद भी आदमी स्वस्थ रहता है और दूसरों की जान भी बचाता है। मतलब तो शुरू से मेरे को शौक था, मतलब लगभग 2000 या 2002 से मैं रक्तदान नियमित करता था, और 2015 तक तो बिल्कुल नियमित, साल में 3 बार 4 बार मैं रक्तदान करता था। लगभग जब काम कम थे उस टाइम तो देखो आप, ब्लड बैंक में की पूरी डायरी रहती थी हमारे पास, ग्रुपों की सबके नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर रहते थे, सारी चीज़ें रात दिन किसी का फ़ोन आ जाए सबके लिए तैयार रहते थे। लेकिन बाद में मेरे थोड़े बीपी की शिकायत हो गई थी, तब से मैंने कम किया ब्लड देना। आप कभी कभार देता हूँ, साल में 1-2 बार, लेकिन आज भी मैं नियमित रक्तदान करता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि रक्तदान का अभाव बहुत है समाज में? बिल्कुल, अब तो जागरूकता आई है, पहले तो बहुत ज़्यादा एक तरह से अभाव था और जानकारियाँ भी कम थी, लोगों में भ्रांति आती कि ब्लड देने से ऐसे मर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अब जागृति आई है और आजकल ठीक है, अब सब जागरूक हो गए लोग, अब रक्तदान बराबर कर रहे हैं लोग। फिर भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी थोड़ा सा अज्ञानता की वजह से, लेकिन धीरे 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 पहले की अपेक्षा मतलब रुझान बढ़ा है रक्तदान के क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि समाज में रक्तदान के प्रति क्या क्या चुनौतियां हैं आज के समय में, जो आप बता रहे हैं? एक तो अभाव हो गया, जो समझ का अभाव हो गया, जागरूकता का अभाव हो गया, उसके अलावा क्या ऐसी भी चुनौतियां आपको देखने को मिलती है कि सही लोग नहीं मिल पाते? सब कोई करता भी है ना, कुछ समाज सेवा वास्तव में, कुछ सभी थोड़े चोर होते हैं, सभी चोर नहीं होते। कोई समाज सेवा करता भी, रात दिन खुद का समय भी खराब करता है, भागा दौड़ी भी करता है, वो रक्त भी उपलब्ध कराता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको कुछ बैठे बैठे मतलब कमाई गिनना, बहुत सारे लोग, अरे यार वो तो खून बेचे चे, अरे यार वो तो वहाँ कोटा में खून बेचता है। तो इसी मतलब किसी की मतलब बुराई करना, वो एक तरह से जो आदमी रात दिन काम कर रहा है तो उसको एक तरह से यूँ लगता है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को बुराई मिल रही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो काम तो कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरे करेंगे तो उसमें जरूर टांग अड़ाएंगे। जैसे हमारे 2 बच्चे सीपी मीनार, लोकेश मीनार, रात दिन लगे रहते हैं बेचारे, हजारों मतलब युवाओं को ब्लड दिलाया, मतलब जरूरतमंदों को ब्लड दिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मतलब जलने की भावना रखते हैं। तो अच्छे अच्छे वर्कर है, अच्छे अच्छे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो आज इस क्षेत्र में काम कर रही है, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका हौसला तोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, हमने मिलके बहुत विषयों पर चर्चा की। आप बहुत साफ रूप से बात करते हैं और एक प्रकार से जो आपकी सोच है समाज कल्याण की, वो अभी भी है, वो अभी भी बदली नहीं है। इस बात को देख के, क्योंकि अक्सर आपको नहीं लगता, कई बार सफलता बदल देती है व्यक्ति को, आप नहीं बदले, उसका मूल कारण क्या है? मैं साहब क्या है, पैराशूट नहीं हूँ, मैं पैराशूट नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। नीचे से मैं घस घस के आया हूँ, एक गरीब परिवार से आया हूँ, गरीबी भी जानता हूँ, मेहनत मजदूरी की है तो मैं मेहनत का भी ये जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि कब आदमी रोडपति से करोड़पति बन जाए, कब करोड़पति रोड पे आ जाए। तो कभी भी जीवन में आदमी को अभिमान नहीं करना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार इंसानों को रखना चाहिए। समय के साथ साथ मतलब ज़्यादा यूँ दिखावा भी नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि जेब में तो 50,000 दिखावा करेंगे लाख रुपये का, मेरा उल्टा सिस्टम है। अगर मेरे पास 2 रुपये है तो मैं कोशिश करूँगा कि मात्र 50 पैसे ही दिखे, दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा अगर आप करोगे तो मैं एक दिन पतन निश्चय है। आपके परिवार में सबसे आपकी जो घनिष्ठता है, सबसे प्रिय अगर कोई है आपके, तो वो आपकी बेटी है, सही कहा? जी। और बेटी को जब आप देखते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी हो, क्या लगता है कि सारी परेशानियां दूर हो जाती है बेटी को देख के? उसका सर मैं आज भी कभी टेंडर डालने जाता हूँ ना, तो मेरे बेटे के पैर छू के जाता हूँ। अच्छा। कभी भी मेरे जब भी टेंडर होते, हमारी रोजी रोटी होती है, कभी भी टेंडर लेंगे तभी हमारे को काम मिलता है, तो उसमें से मेहनत मजदूरी करके जो भी रात दिन मेहनत करके 2 पैसे आते हैं, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती है, पूरा ग्रुप चलता है। तो मैं जब भी टेंडर कहीं भी जाऊँ, मैं किसी भी ज़िले में या कहीं भी डालने, तो मेरे बेटे के पैर छू के जाता हूँ आज भी। ऐसा क्यों? मेरे एक तरह से वो लक्ष्मी का रूप है मेरी बेटिया। जब से वो मेरे घर में आई है तब से मेरे को किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। उसके पहले बहुत दुख थे, तो साक्षात कार्य लक्ष्मी, और उसके नाम से कभी आज दिन तक कोई टेंडर फेल ही नहीं होता।
भगवान करे सभी की सोच आप जैसी हो और सभी बेटियों को ऐसा ही प्रेम और प्यार मिले और सम्मान मिले हर घर के अंदर। इसी अच्छी बात के साथ हम हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और एक अच्छे बिंदु पर हम इसको समापन करते हैं। आप यहाँ हमें इस चर्चा में आए और इतना समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, थैंक यू।